बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। हम ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किए। आज के लेक्चर में भी हम रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट को। इट मैनेजेस द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस कहें या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहें तो ये परमानेंट डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ये बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस या मास स्टोरेज डिवाइसेस भी कहलाती हैं। आप इनके बारे में डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करता है। तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल को यूज कर रहा होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और ये परफॉर्म करता है 3 मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें, ये क्या करेगा? मैनेजेस द फ्री स्पेस अवेलेबल इन स्टोरेज डिवाइस। ये फ्री स्पेस को कैलकुलेट करेगा, उसे मैनेज करेगा कि कौन सी ड्राइव के अंदर कितनी फ्री स्पेस है। अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिफरेंट स्ट्रक्चर से मैनेज कर रहे होते। विंडोज ड्राइव्स बनाता है, लिनक्स, एंड्रॉयड, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ड्राइव्स की बजाय एक ही ड्राइव रखते हैं, उनके अंदर डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर हो लेकिन उसके अंदर कितनी फ्री स्पेस है, कितनी ड्राइव के अंदर है, कितनी कौन सी ड्राइव में है, ये सारा कुछ मैनेज करना किसका काम है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का काम आ जाता है। इसके साथ साथ allocates the storage space when new files have to be written। जब हम नई फाइल्स बनाते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसे स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। जो भी इंस्टॉलेशन की जाती है या फाइल्स बनती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ही सेव हो रही होती है। तो उन्हें स्पेस एलोकेट करना भी किसका काम आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें स्पेस भी एलोकेट कर रहा होता है यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट प्रोसेसिंग। देन इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? परफॉर्म शेड्यूलिंग टू रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एक्सेस। जब भी मेमोरी से डाटा एक्सेस हो रहा है या मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा को प्रोसेस कर रही है तो उसके लिए किस मैकेनिज्म के थ्रू उसे प्रोसेस करना है, वो चीजें भी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल डिफाइन कर रहा होता है। डिफरेंट शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स हैं जिनकी बेस के ऊपर डिफरेंट एक्सेस टाइम के साथ डाटा एक्सेस किया जा रहा होता है। ठीक है, सर्चिंग की जा रही होती है। डाटा को जब हम सर्च कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होता है, कभी बहुत कम टाइम लेता है। ये डिफरेंट शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स पर डिपेंड करता है। काबिल जिक्र शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और उसके साथ साथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, जिनके जरिए से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, डाटा की क्लस्टरिंग करनी है, डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे के सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मॉड्यूल की। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। तो बेटा, हमने सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि डाटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह मैनेज किया जाता है। ना सिर्फ हार्ड डिस्क बल्कि आपके पास फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM वगैरह
के अंदर भी डाटा किस तरह मैनेज होता है, सारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ने ही मैनेज करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क ऑपरेशंस की। नेटवर्क जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर के थ्रू हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो नेटवर्क मैनेजमेंट ऐसा हमारे पास प्रोसेस है या फंक्शन है जिसके थ्रू नेटवर्क ऑपरेशंस को मैनेज किया जा रहा होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नेटवर्क मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी नहीं होती थी और उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते थे। अगर उनमें नेटवर्क कैपेबिलिटीज ऐड करनी होती थी तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर मिलते थे, उन्हें इंस्टॉल करके उनमें ये कैपेबिलिटीज एडिशनल तौर पर प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन लेटेस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अभी ये किस तरह नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शंस मौजूद हैं जिसके थ्रू ये नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेटा इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस? Monitors and manages the resources of a network. Network management is responsible to monitor and manage all the resources of a network. इसने मॉनिटर भी करना है जो भी नेटवर्क एक्टिविटीज हो रही, उसके साथ साथ मॉनिटर करने के साथ साथ उनको मैनेज भी करना है कि वो रिसोर्सेज कहाँ पर आकर स्टोर हो रही हैं या जो रिसोर्सेज जा रही हैं तो किस स्पीड से जा रही हैं, मूव कर रही हैं आपके कंप्यूटर से आउटसाइड। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है। इसी में देखें तो इट अलाउज टू क्रिएट डिफरेंट यूजर ग्रुप्स। अब इसने मैनेज करना है, मैनेज करने के अंदर नेटवर्क ऑपरेशंस हैं और नेटवर्क की जब बात करते हैं तो मल्टीपल यूजर्स इसे एक्सेस कर रहे हैं और मल्टीपल यूजर्स किस डाटा को एक्सेस करें, किस डाटा को एक्सेस ना कर सकें, कौन सा शेयरेबल डाटा है और कौन सा नॉन शेयरेबल डाटा है, कौन किस तरह के ऑपरेशंस शेयरेबल डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। इन तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर यूजर ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं। डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है और उन ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट प्रिविलेजेस अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, assigns permissions and restrictions to those groups, यानी डिफरेंट परमिशंस दे दी जाती हैं कि कौन सा यूजर ग्रुप किन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, कौन सिर्फ रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकता है फाइल्स को या डाटा को इन नेटवर्क। ये तमाम यूजर ग्रुप्स के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है। एंड रिस्ट्रिक्शंस, कितनी एक्सेसिबिलिटी है, कितने यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा यूजर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, ये तमाम ऑपरेशंस नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज अमंग यूजर्स। जो डिफरेंट नेटवर्क यूजर्स हैं उनको नेटवर्क रिसोर्सेज भी शेयर की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज शेयरिंग, जो डिस्क आप शेयर कर देते हैं उसके जरिए स्टोरेज स्पेस शेयर हो रही होती है। प्रिंटर शेयरिंग, स्कैनर शेयरिंग, डेस्कटॉप शेयरिंग, इस तरह से डिफरेंट जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उन्हें अमंग डिफरेंट यूजर्स शेयर भी कर रहा होता है। एंड देन डिटेक्ट्स एंड फिक्सेस नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अगर यूजर ग्रुप्स के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो रही तो उसे डिटेक्ट करना और उसको सजेस्ट करना टू फिक्स द प्रॉब्लम्स, ये तमाम भी नेटवर्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही आ जाती है। तो बेटा नेटवर्क मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने तमाम काम करने हैं लेकिन किसकी बेस पर करेंगे, कौन सा फीचर है या कौन सा फंक्शन है जिसकी बेस के ऊपर नेटवर्क को मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहलाता है नेटवर्क मैनेजमेंट। ये था हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट आपके पास एक और फंक्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। अब नेटवर्क मैनेजमेंट तो क्या कर रहा था, नेटवर्क यूजर्स को या क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा था। अब
हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन सिस्टम की कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर्ड है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड है। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर्स बने हुए एट अ टाइम, एक ही यूजर एक्सेस कर रहा है, लेकिन मे बी थ्रू आउट द वर्किंग टाइम वो एक से ज्यादा यूजर उसे एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट यूजर अकाउंट्स बनाए विद डिफरेंट लेवल्स बनने। ये तमाम यूजर अकाउंट्स और उन यूजर अकाउंट्स का जो डाटा है जो एक दूसरे के साथ मिक्स भी ना हो, और एक यूजर दूसरे यूजर के डाटा को उतना ही एक्सेस कर सके जितनी उसे परमिशंस हो। इंक्रिप्शन टूल्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे किस में यूज किए जा रहे होते हैं? प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर यूज किए जा रहे होते हैं। अगर बेटा देखें तो आपके पास इफ अ कंप्यूटर सिस्टम हैव मल्टीपल यूजर्स एंड अलाउज द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, तो जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तब मल्टीपल यूजर्स उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब उन्हें कौन मैनेज करता है? प्रोटेक्शन सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। Those processes must be protected from one another's activities. मल्टीपल यूजर्स उन्हें एक्सेस कर रहे हैं और मल्टीपल यूजर्स की एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? प्रोटेक्शन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। Then protection system ensures that each resource of computer is used according to the privileges given to the users. जो permissions and restrictions दी गई हैं, अप्लाई की गई हैं डिफरेंट यूजर्स को, तो उन्हीं की बेस के ऊपर ये प्रोटेक्शन सिस्टम इंश्योर करता है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज भी यूज हो रही हैं। इसके साथ साथ it creates user accounts and provides privileges to prevent misuse of the system. प्रोटेक्शन सिस्टम ने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट यूजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, लाइक सिस्टम का अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, फिर लिमिटेड यूजर अकाउंट्स बन जाते हैं, गेस्ट अकाउंट्स बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स को मैनेज करना, इनकी डिफरेंट प्रिविलेजेस को मैनेज करना प्रोटेक्शन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। It provides password to all the users to maintain security. ये क्या करता है? पासवर्ड्स प्रोवाइड करता है to all the users to maintain security. अब देखें डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड्रॉइड में आप देखें तो 3 से 4 तरह से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड दे रहे हैं, बाय थंब इम्प्रेशन है, बाय पैटर्न है, तो डिफरेंट पासवर्ड्स आ रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि पासवर्ड्स के जरिए से ये डाटा को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, अनऑथराइज्ड यूजर्स डाटा को एक्सेस ना कर सके। किसी का प्राइवेट डाटा है वो प्राइवेट रहे जब तक वो खुद उसे पब्लिक ना बना दे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोटेक्शन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेटा नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट जो फंक्शन है कमांड इंटरप्रेटर का, उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, कमांड इंटरप्रेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना, या यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना चाहता है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शन यूज कर रहा होता है उसे हम कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कमांड्स को ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर हम हार्डवेयर का वर्ड भी लिख दें तो मींस ये ज्यादा सुटेबल बन जाएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है वो किसके थ्रू हो रही होती है? कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू कर रहे होते हैं। अब फाइल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कमांड इंटरप्रेटर है क्या, हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल है जिसे कमांड इंटरप्रेटर कह रहे हैं, दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स यूजर कमांड्स।
ये एक फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि क्या करती है, रीड एंड एग्जीक्यूट करती है यूजर कमांड्स को। और यूजर वो कमांड्स कैसे इंटर कर रहा है, इंटर थ्रू कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड के थ्रू इंटर की गई होती है। आपने डॉस का नाम तो सुना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं। वो बेसिकली है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड इंटरप्रेटर आ जाता है। लिनक्स के अंदर VI एडिटर आ जाता है, वो भी कमांड इंटरप्रेटर है। उसके जरिए से भी हम डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और टूल। हम कमांड्स के थ्रू डायरेक्ट ऑपरेशंस हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या चीज आ गई, एक ऐसी फाइल है कमांड इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि रीड और एग्जीक्यूट करती है यूजर कमांड्स को, जो यूजर थ्रू कीबोर्ड इंटर करता है। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, विंडोज के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस cmd.exe फाइल एज कमांड इंटरप्रेटर। विंडोज के अंदर cmd.exe, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, जो इन अदर वे पहले सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, अब वो एक शेल के तौर पर या एक फाइल के तौर पर विंडोज का हिस्सा है। डॉस शेल या कमांड प्रॉम्प्ट या cmd.exe की फाइल है जो कि कमांड इंटरप्रेटर है, और विंडोज के अंदर कमांड इंटरप्रेटर के थ्रू हम डायरेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों ये थे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस। उम्मीद है आपको ये समझ भी आए होंगे, आप इन्हें अच्छे से याद भी कर लेंगे, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए या ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपका इसमें से आता है, और बहुत सारे MCQs इस टॉपिक के अंदर मौजूद हैं। अच्छे से प्रिपेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।